हेलो, मैं चेतन लाल रेगर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। छात्रों, आज मैं आपको बीए पार्ट 3 समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एमडीएस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जनजाति में जो फैमिली, जो परिवार है, के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, परिवार किसे कहते हैं, परिवार की क्या विशेषताएं हैं, ये जानना हमें आवश्यक है। हम जानते हैं कि परिवार समाज की एक आधारभूत इकाई है जो मानव के विकास के सभी स्तरों पर पाई जाती है, चाहे इसका रूप एवं प्रकार अलग अलग भिन्न भिन्न क्यों न रहा। एक सामाजिक संस्था एवं समूह के रूप में परिवार में अनेक प्रकार्य होते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं से ही इसका जन्म होता है। परिवार में भी माताओं, छोटे शिशुओं की सुरक्षा, देखभाल होती है। परिवार ही काम की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर यौन संबंध और संतान उत्पत्ति की क्रियाओं का नियमन करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आदिकाल से ही मानव कुछ न कुछ खोज में लगा रहा, और जब धीरे धीरे व्यक्ति को इसका महत्व समझने लगा तो हम उसको अधिक रूप से स्पष्ट समझ सकें कि परिवार वास्तव में क्या है। इसके लिए हमें परिवार के संदर्भ में कुछ समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें दुबे नामक समाजशास्त्र ने, यानी कि एस सी दुबे ने कहा है कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम 2 विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतानें मिलकर परिवार का निर्माण करती है। इस प्रकार प्राथमिक या मूल परिवार के लिए माता पिता और उसकी संतान का होना आवश्यक है, ऐसा एस सी दुबे ने कहा। दूसरी जो परिभाषा है वो लूसी मेयर की है। इन्होंने लिखा कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इनके मूल रूप में दंपति और उनकी संतान रहती है। इसी प्रकार WHR रिवर्स ने भी परिवार की परिभाषा देते हुए कहा था कि परिवार शब्द से हमारा तात्पर्य एक छोटे से सामाजिक समूह से होता है जिसमें माता पिता तथा बच्चे सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार से मैकाइवर एवं पेज ने भी कहा था कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। अर्थात परिवार की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर या उसके निष्कर्ष के रूप में हम ये समझ सकते हैं कि परिवार किसे कहते हैं। अर्थात परिवार के लिए विपरीत लिंग वाले व्यक्ति अर्थात स्त्री पुरुष का होना आवश्यक है और उनके द्वारा जो उत्पत्ति होती संतानों की, वो बच्चे भी उनके साथ निवास करते हैं, रहते हैं। तो ऐसी इकाई को परिवार कहा गया है। फिर भी इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए समाजशास्त्रियों ने परिवार के संदर्भ में विशेषताओं के बारे में जिक्र किया है, जिसमें कुछ सामान्य हैं और कुछ विशिष्ट। तो सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो हम परिवार के संदर्भ में जान सकते हैं। उसमें पहली है विवाह संबंध, अर्थात
विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है और विवाह के द्वारा ही स्त्री व पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति जो है प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतानें जन्म लेती हैं और माता पिता एवं संतान मिलकर ही एक परिवार का निर्माण करते हैं। अर्थात जो मैटिंग रिलेशनशिप है वो हमेशा आजीवन बना रहता है। अर्थात तो विवाह संबंध पहली सामान्य विशेषता है। दूसरी विशेषता है विवाह का एक स्वरूप अर्थात ए फॉर्म ऑफ मैरिज। दो विषम लिंगियों को यौन संबंधों की स्थापना करने व उन्हें स्थायी बनाए रखने की समाज द्वारा स्वीकृति संस्थात्मक व्यवस्था ही विवाह है। तो इस विवाह के कई रूप समाजों में प्रचलित हो सकते हैं। एक समय में एक स्त्री एक पुरुष का वैवाहिक संबंध एक विवाह के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान सभ्य समाजों एवं खासी, संथाल, कदार जनजातियों में ये विवाह प्रचलित है। जब एक समय में एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हो तो उसे हम बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। गोंडा, बेंगा कई जनजाति में प्रथा देखने को मिलती है। एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। भारत में टोडा एवं कस राजपूतों में वे विवाह प्रचलित है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लड़कों का समूह एक लड़कियों के समूह के साथ विवाह करता है तो उसे हम समूह विवाह के नाम से जाना जाता है। ऐसी कुछ जनजातियाँ आदि ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ पर यह प्रथा देखी जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य विवाह का जो एक रूप है वो विशेषता परिवार के संदर्भ में बताई गई। तीसरी विशेषता है वंश नाम की एक व्यवस्था। सभी परिवारों में बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई न कोई आधार होता है। उसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं। इसे हम उपनाम या वंश नाम भी कह सकते हैं। तो पितृवंशीय परिवारों में ये नामकरण पिता के वंश के आधार पर होता है, जबकि मातृवंशीय जो परिवार होता है उसमें यह नामकरण माता के वंश के आधार पर होता है। तो वंश नाम की एक व्यवस्था परिवार में देखी जा सकती है। चौथी जो विशेषता सामान्य वह है आर्थिक व्यवस्था। परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने एवं उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था सभी समाजों में, सभी परिवारों में देखी जा सकती है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही सदस्यों का भरण पोषण होता है। तो परिवार की जो एक अर्थव्यवस्था होती है। नंबर अंतिम पांचवी जो सामान्य विशेषता है वह है कि सामान्य निवास, एक कॉमन हैबिटेशन, यानी परिवार के सभी सदस्य एक निवास की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करते हैं। विवाह के बाद जब पति पत्नी और पति के पिता के यहाँ रहती है तो उसे पितृस्थानी कहते हैं। कुछ जनजातियों को छोड़ करके अधिकांश में यही व्यवस्था देखने को मिलती है। विवाह के बाद पति पत्नी के घर जाकर रहता है तो हम उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। ये व्यवस्था नायर, गारो, खासी जनजातियों में पाई जाती है। लेकिन जब विवाह के बाद नवविवाहित दंपति न तो माता के पक्ष के साथ न पितृ पक्ष के साथ रहता, वरन अलग निवास बनाकर रहता है तो उसे हम नवस्थानीय परिवार कहते हैं। तो इस तरह से सामान्य निवास जो है हर परिवार का होता है। इसलिए इस तरह से 5 सामान्य विशेषताएं परिवार की सामान्य बताई गई। कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी परिवार के संदर्भ में समाजशास्त्र ने बताई है। उसी में से पहली है सार्वभौमिकता। परिवार की उपस्थिति सार्वभौमिक है कि कोई भी समाज, चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन, नगरीय हो या ग्रामीण, सभी में परिवार देखने को मिलता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का मेंबर अवश्य रहा है और फ्यूचर में भी रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये सार्वभौमिकता वाली विशेषता जो है परिवार में देखी जा सकती है। दूसरी विशिष्ट विशेषता है भावात्मक आधार, इमोशनल बेसिस।
परिवार के सदस्य भावात्मक बंधनों से बंधे होते हैं। माता पिता एवं बच्चों के बीच त्याग एवं वात्सल्य की भावना पाई जाती है। पति पत्नी के बीच में घनिष्ठ प्रेम होता है। परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं विद्यमान होती है, जो परिवार को, संगठन को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा विशिष्ट जो विशेषता का है वो है रचनात्मक प्रभाव, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। अर्थात मनुष्य जन्म लेने के बाद सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है। परिवार के सदस्यों का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके व्यवहार, मनोवृत्ति, आदतें आदि परिवार की ही गहरी छाप होती है। इसलिए कोले ने भी मानव को परिवार को मानव स्वभाव की पोषिका कहा है। सीमित आकार। अन्य वृद्ध समूह की तरफ परिवार की सदस्य संख्या 2 या 2 से 200, 300 या अधिक नहीं हो सकती। इसका कारण है प्राणी शास्त्र। पुरानी पीढ़ी वृद्ध से लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तब तक नई पीढ़ी के आने पर सदस्यों की संख्या निश्चित सीमा तक ही बनी रहती है। अर्थात सदस्यों के विभाजन के कारण भी परिवार का आकार छोटा बना रहता है। कभी कभी परिवार में जन्म लेने के अतिरिक्त गोद लेने से भी इनकी सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। तो सदस्यों की संख्या जो होती है वो लिमिट होती है, सीमित होती है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, ये 5वीं विशिष्ट विशेषता है। परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है और समाज का निर्माण भी परिवार की रूपी इकाइयों से मिलकर ही होता है। अरस्तु ने समुदाय को परिवार का योग माना। आदिम समाजों में तो कई ऐसे संगठन हैं जैसे गोत्र, वंश वाले हैं, भ्रातृ दल वाले हैं आदि, जिनकी सदस्यता परिवार के आधार पर ही प्राप्त होती है। नंबर 6, सदस्यों का उत्तरदायित्व। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। संकट के समय व्यक्ति अपने समाज व देश के लिए त्याग और बलिदान करता है, परंतु परिवार के लिए तो वह सदैव ही कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो परिवार के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार होता है। सदस्य सदा एक दूसरे के हित व सुख सुविधा की बात सोचते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाकर भी बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। तो सदस्यों की इसी भावना के कारण परिवार का संगठन अस्थायी होता है। तो 7वीं विशेषता है सोशल रेगुलेशन, अर्थात सामाजिक नियंत्रण। परिवार पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं, रूढ़ियाँ हैं जो परिवार को बनाए रखने में एवं उस पर नियंत्रण रखने में योग देती है। कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से न तो विवाह कर सकता है, न परिवार का निर्माण कर सकता है, वरन उसे इस सामाजिक नियम या कानूनों का पालन करना पड़ता है। भारत में विवाह या परिवार से संबंधित अनेक कानून बन चुके हैं। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम तो विवाह एवं परिवार का नियमन करते हैं। और अंतिम विशिष्ट विशेषता बताई गई है वह है परिवार की स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। एक समिति के रूप में परिवार स्थायी भी है और अस्थायी भी। सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है, लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार अमर है। संस्था के रूप में परिवार के नियम और कार्य प्रणाली आती हैं जो परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसलिए आदिकाल से अब तक परिवार किसी न किसी रूप में अवश्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हम परिवार के संदर्भ में जो बात बताई है उसमें खास तौर के परिवार के अर्थ परिभाषा और उसकी विशेषताएं, तो आपने जब सामान्य विशेषताएं और विशिष्ट विशेषताएं और परिभाषाओं को इस तरह से जब समझें तो आप समझ चुके होंगे कि परिवार क्या है। तो ये परिवार जो सार्वभौमिकता, स्थायित्व का, सीमित आकार का, भावात्मक लगाव का, तो ये सारी जो विशेषताएं परिवार में सामान्य निवास स्थान, विवाह संबंध, विवाह का एक रूप उसमें देखा जा सकता है। परिवार खास करके परिवार में माता पिता और उसकी वैध संतान जो उसमें पाई जाती है, ये परिवार के संदर्भ में आती है। थैंक यू।